हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि यूपी पुलिस की जो भर्ती है एक बहुत बड़ी वैकेंसी है बच्चों, लगभग 60,000 से ऊपर की। और उसमें एक बहुत ही बेहतर चांस है आपको सिलेक्शन पाने का और आपको जो है यूपी में पुलिस का जॉब करने का बच्चों, ठीक है ना। लेकिन आप जब देखोगे कि उसमें जब सिलेबस की बात करेंगे तो मैथ है, इससे रीजनिंग है, हिंदी है और वहाँ पे जीएस। बच्चा, मैथ और रीजनिंग में उतनी बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, वो आराम से तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ सिलेक्शन दिला सकता है बच्चों तो वो है जीएस। और जीएस का एक एक टॉपिक जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट जो है आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा। एक बढ़िया कंटेंट के साथ आज शुरुआत करेंगे। और आज जो है संविधान से हमने स्टार्टिंग किया बेटा, क्योंकि आप जानते हो कि संविधान से कुछ टॉपिक, मैं बता रहा हूं कि आपको 6 से 7 टॉपिक जो होंगे बेटा ना संविधान में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उससे अधिक आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। वहीं से सारा का सारा क्वेश्चन फंसने वाला है, इतनी गारंटी है बच्चों, ठीक है ना। तो उसमें से मैंने आज एक पहला टॉपिक लिया है संविधान का निर्माण, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं संविधान के निर्माण से बच्चों, ठीक है ना। तो संविधान के निर्माण से अगर बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, एम एन रॉय ने, याद रखिएगा कि चूंकि जब संविधान सभा की अभी बात चली नहीं थी, हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, उस समय से जो है सबसे पहली बार संविधान बनाने के लिए भारत का एक संविधान होना चाहिए। भारत को एक कानून के तहत, पूरे भारत को हमें उस कानून के तहत लाना है। इस पर विचार जो है सबसे पहली बार एम एन रॉय के द्वारा दी गई थी। वामपंथी नेता थे बच्चों, ठीक है ना, एम एन रॉय। और इनके द्वारा जो है 1934 में ये विचार रखा गया था कि हमारे यहाँ एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए, और वो संविधान सभा ये निर्णय करेगी कि किस प्रकार का हमारा भविष्य का संविधान होगा, जिससे भारत को एक सूत्र में बांधा जा सके बच्चों, ठीक है ना। फिर आगे देखेंगे तो एम एन राय के बाद जो है अगर आप देखेंगे उस समय सबसे बड़ी जो संस्था थी जिसकी बातें सब मानते थे, जिम्मेदार संस्था थी उस समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। और कांग्रेस ने ये चीज जो है पहली बार 1935 में आधिकारिक रूप से मान्य किया। आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने ये माना कि हाँ, हमें भी संविधान सभा की एक आवश्यकता है जो कि भारत के लिए एक संविधान निर्माण के लिए कार्य करे बच्चों, ठीक है। तो इन चीजों को देखते हुए जब भारत आजाद होने के समय था, जब अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी कि हम भारत को उनके लोगों को सौंप करके जाएंगे, तो उन्होंने जो है कैबिनेट मिशन भेजा। और कैबिनेट मिशन के तहत जो है 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, उसके तहत हमारे यहाँ संविधान सभा के गठन की चर्चा चलने लगी। और उसने संविधान सभा के निर्माण पे जो है बहुत सारी चीजें लेकर के आया था। तो वो चीज, इतिहास की जो चीजें उनको हम ज्यादा छुएंगे नहीं, हम यहाँ पे जो है पॉलिटी की चीजों को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। जब मैं इतिहास आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरा कैबिनेट मिशन क्या है, अगस्त प्रस्ताव क्या है, वो सारा बताते चलूंगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना आता है 1946 में, कैबिनेट मिशन का 1946 में। और आप याद रखिएगा संविधान सभा का जो गठन है बच्चों, वो चुनाव के जरिए कराना था। और ये कहा गया कि जितने भी देसी रियासत हैं, जितने भी देसी रियासत हैं और पार्टियां हैं, उन सबको जो है सीटें आवंटित की जाएंगी। और इस कैबिनेट मिशन में बच्चों जो है वो 389 सदस्य, याद रखिएगा 389 सदस्यों की संकल्पना लेकर के ये पूरा का पूरा कैबिनेट मिशन आया था बच्चों, ठीक है ना। 389 सदस्य, याद रखिएगा। और इस संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था बच्चों, वो जुलाई अगस्त में हुआ था, जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ था। और 1946 के अंदर, जुलाई अगस्त 1946 में इसका चुनाव हुआ था बच्चों। इस बात को आप याद रखेंगे। चूंकि मैंने ये सारा कंटेंट आपको बोर्ड पे इसलिए लिख दिया है ताकि आपको लिखने में अच्छा रहेगा, और जल्दी से ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, आप बोर नहीं होंगे इस चीज से, ठीक है बाबू। देखिए, तो संविधान सभा में, संविधान सभा जब बनाया गया तो यहाँ पे सीटों की संख्या 389 इसलिए रखी गई बाबू, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने पूरे के पूरे भारत के अंदर जनसंख्या पे आधारित सीटें ये तय किया गया था यहाँ पे, ठीक है बच्चों। एक बात आपको याद रखना था कि इस 389 में से 296 सीट जो है वो ब्रिटिश प्रांत को दिया गया, जो कि 11 गवर्नरों का प्रांत था बच्चों, शायद याद रखिएगा। ये पूरे के पूरे जिसमें ब्रिटिश शासन जो चल रहा था, पूरे के पूरे भारत के अंदर जो ब्रिटिश शासन था, 11 गवर्नर के प्रांत और 4 जो है मुख्य आयुक्तों के जो प्रांत थे, वो टोटल ब्रिटिश प्रांत में शामिल थे बच्चों। और उनके लिए 296 सीटें यहाँ पे निर्धारित की गई थी, ठीक है ना। और इस सीटों के लिए, 296 सीटों के लिए चुनाव कराया जाना था, याद रखिएगा 296 सीटों के लिए चुनाव कराया जाना था इस योजना के तहत। लेकिन वहीं पे जो 93 सीटें थी बच्चों इसमें, वो देसी रियासतों के लिए थी। और देसी रियासत केवल और केवल वो अपने यहाँ से मनोनयन करके भेज सकते थे। देसी रियासत जो थे बेटा, वो एक सदस्य को मनोनीत करके उस संविधान सभा में भेज सकते थे। इसलिए आप देखेंगे यहाँ चयन की प्रक्रिया थी और यहाँ मनोनयन की प्रक्रिया थी।
इसलिए हमारे कहा गया कि जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी। बच्चों इस बात को याद रखिएगा, आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से मनोनीत संस्था थी। अब इस 296 में से बेटा 296 में से 292 जो है 11 गवर्नरों के प्रांत को दिया गया सीटें और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए ये सीटें यहाँ पे रिजर्व की गई बच्चों, ठीक है ना। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 208 कांग्रेस को दिया गया, 73 मुस्लिम लीग को दिया गया और 15 जो है छोटे समूहों को दिया गया इस 296 सीटों में, ठीक है बच्चों। कांग्रेस कितना लेके गई 208, मुस्लिम लीग 73 और 15 छोटे समूह। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि टोटल सीटों का निर्धारण जो है वो जनसंख्या के आधार पे किया गया था। कितनी जनसंख्या पे एक सीट, तो यहाँ पे याद रखिएगा 10 लाख लोगों पर जो है एक सदस्य का चुनाव होना था। 10 लाख लोगों में एक सदस्य का चुनाव होना था, इस बात को याद रखेंगे। जब संविधान सभा का निर्माण होता है तो याद रखेंगे वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि प्रांतीय असेंबलियों ने चुन करके इनको भेजा था। याद रखेंगे जो प्रांतों की असेंबलियां थी बच्चों, उन्होंने इनका चुनाव किया था और चुनाव करके जो है इनको भेजा था। यानी आप कह सकते हैं एकल संक्रमणीय मत के अनुसार जो है इनका चुनाव हुआ था बच्चों, ठीक है, प्रतिनिधित्व प्रणाली पे। यानी कि लोगों ने चुनाव नहीं किया था, जनता ने इनका चुनाव नहीं किया था। जो संविधान सभा में सदस्य पहुंचे थे जनता ने चुनाव नहीं किया था, बल्कि प्रांतीय असेंबलियों ने इनका चुनाव किया था, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे। बाकी देसी रियासतों में तो राजा जो हुआ करता था वो एक सदस्य चुन के भेजता था बच्चों, ठीक है ना। और ध्यान देंगे जब संविधान सभा का गठन हो गया तो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और केवल 211 सदस्य, सोचिए 389 सदस्यों में केवल 211 सदस्य ही मौजूद हुए, क्योंकि मुस्लिम लीग एक अलग राग अपना रहा था कि हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए, हम इस संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं। कुछ देसी रियासत जो है इसमें सम्मिलित नहीं होना चाहती थी, वो कहती थी नहीं हम स्वतंत्र हैं, ठीक है बच्चों। इस वजह से जो है जो 9 दिसंबर 1946 जो पहली बैठक हुई संविधान सभा की, उसमें केवल जो है 211 सदस्य ही भाग ले सके, ठीक है बच्चों। अब सुनिएगा, अब जो है जब पहली बैठक होती है तो सदस्यों को सदन के जैसे जो संविधान सभा है सभा के प्रति जो है शपथ दिलाने के लिए उन्हीं सदस्यों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति को क्या होता है कि चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष। तो सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति थे उसमें सच्चिदानंद सिन्हा थे और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और ये प्रक्रिया आज भी है। जब आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री या पूरे सदस्य जो है जा करके संसद भवन में बैठते हैं तो उनको शपथ दिलाने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पे एक प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो केवल शपथ दिलाने तक उसका कार्य रहता है। शपथ दिलाने के बाद वो हट जाता है और फिर जब सदस्य जो शपथ ले चुके हैं और वो सदन के सदस्य बन चुके हैं, वे एक स्थायी सदस्य का चुनाव करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अस्थायी जो अध्यक्ष बने वो सच्चिदानंद सिन्हा बने। लेकिन जब चुनाव इन्होंने जब पूरा का पूरा शपथ दिला दिया उसके बाद जो सदस्य थे संविधान सभा के उन्होंने एक स्थायी अध्यक्ष भी चुना, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कालांतर में जाकर के ये राष्ट्रपति भी बनते हैं पहले भारत के, लेकिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले अध्यक्ष बन गए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब याद रखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ तक तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना बहुत कम बच्चों को पता होता है कि उपाध्यक्ष कौन कौन थे। संविधान सभा में उपाध्यक्ष दो लोग थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी बच्चों, ठीक है ना। एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी, ये दो लोग उपाध्यक्ष का कार्य कर रहे थे वहां पे, ठीक है ना। वीडियो बहुत छोटा होगा, आराम से पूरा कंटेंट लेके जाएंगे। अब आगे चलते हैं, पहली बैठक हो गई संविधान सभा में, यहाँ पे अध्यक्ष भी चुन लिए गए, उपाध्यक्ष भी चुन लिए गए। अब होता है कि हमारा संविधान कैसा हो, उसके लिए बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे पेश किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और इस पे चर्चा चली। चर्चा चलने के बाद 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को बेटा इसे स्वीकार किया गया। यानी उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब हुआ? 13 दिसंबर 1946 को, और यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को बच्चों, ठीक है ना। आगे की चर्चा करते हैं यहाँ पे। अब जो है क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया मुस्लिम लीग अलग अलाप रहा था कि हमें जो अलग पाकिस्तान चाहिए, कुछ देसी रियासत जो है पाकिस्तान में भी जाने के लिए राजी थे। इस वजह से एक और योजना लाई गई जो कि माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है और भारत शासन अधिनियम 1947 के नाम से जानी जाती है। तो याद रखिएगा जब माउंटबेटन आते हैं हमारे भारत में तो वो एक योजना लेके आते हैं, क्योंकि सभी लोग कैबिनेट मिशन से संतुष्ट नहीं थे।
तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने एक योजना लेके आए बेटा, और इस योजना पे जो है आप लोग काम करेंगे, और आपको अगर पसंद आएगा तो ठीक है। अब इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है 3 जून 1947 में। 3 जून 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है बेटा। और फिर आगे देखेंगे हम लोग, 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन जब हो गया, तब देखेंगे जो सीटों की संख्या पहले थी कितनी थी, 389 सीट थी, अब यहाँ पे घट करके 299 हो गई बच्चों। ठीक है ना, 299 क्यों हो गई, क्योंकि जब भारत टूट गया, भारत का जब विभाजन हो गया, तो विभाजन के बाद जो है बहुत सारी सीटें घट गई, कुछ रियासतें जो थी वो भी चली गई पाकिस्तान के अंदर, जो मुस्लिम लीग का सीटें आवंटित की गई थी वो भी कम हो गई, इसलिए 389 से केवल और केवल 299 सीटें रह गई भारत के अंदर। किस योजना से, तो माउंटबेटन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि माउंटबेटन योजना से संविधान सभा में कितनी सीटें थी, तो आपको याद रखना 299। बहुत लोग ये मारेंगे, ये कैबिनेट मिशन के अनुसार था, लेकिन ये माउंटबेटन के अनुसार है बच्चों, ठीक है ना। और इसमें भी जो है अब यहाँ पे प्रांतों के लिए जो है 229 सीटें थी, पहले 296 हुआ करती थी, अब 229 हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे रियासतों की 70 हो गई घट करके, पहले 93 मिला था रियासतों को, अब यहाँ पे 70 होगी, क्योंकि कुछ रियासतें पाकिस्तान में चली गई, इस वजह से अब उनको भारत के संविधान सभा में जगह नहीं मिली, और 70 रियासतें ही रहेंगी बच्चों, ठीक है ना। अब 70 सीटें जो है रियासतों के लिए यहाँ पे दी गई। अब याद रखेंगे कुछ और ही महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पे, याद रखना है कि भारत ने अपनी संप्रभुता को खोए बिना राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करती है, कब, 1949 के अंदर बच्चों, ठीक है ना। 1949 में जो है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बनता है ब्रिटेन के। और याद रखेंगे अपनी संप्रभुता पे कोई भी आंच नहीं आई है इससे, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज कि 25 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया बच्चों। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा जो बच्चों, उसको कब अपनाया गया आधिकारिक रूप से, तो हम कहेंगे 25 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। दूसरी चीज 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। ये तीन चीज अपने दिमाग में रखिएगा। किस दिन बच्चों, 24 जुलाई 1950 को हमने राष्ट्रीय गीत अपनाया, राष्ट्रीय गान को ग्रहण किया, और उसके बाद जो है राष्ट्रपति भी बनाया हमने, राष्ट्रपति भी दिया अपना पहला, भारत का पहला राष्ट्रपति, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसी दिन संविधान का अंतिम बैठक, कहते हैं ना बच्चा, संविधान सभा की अंतिम बैठक भी बच्चों 24 को ही, 24 जनवरी 1950 में ही हुई थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, लिख के रखना। जो चीजें नहीं लिखा मैंने वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं 8 बड़ी समितियों में, जो संविधान सभा की जो समितियां थी, 8 समितियां, उन सभी बड़ी समितियों में एक जो है आपकी प्रारूप समिति, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है बच्चों। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 7 सदस्यीय ये पूरा कमेटी थी, इसमें 7 सदस्य थे। B.R. अम्बेडकर जो है यहाँ पे इसके अध्यक्ष थे बच्चों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है बेटा, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। अब आगे चलते हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर ने जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ए सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास जो है प्रस्ताव पेश किया, ठीक है बच्चों। कौन सा प्रस्ताव पूछ सकता है कि निम्न में से यह प्रस्ताव किसने पेश किया था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। तो याद रखेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो है यह प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के अंदर। और याद रखेंगे ये जी कि संविधान सभा पहली संसद भी थी। याद रखेंगे संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। एक तरफ जहां संविधान सभा चलती थी, संविधान के निर्माण में चर्चा होती थी, वहीं अंतरिम सरकार की वो एक संसद का काम करती थी। जीबी मावलंकर जो थे वो पहले अध्यक्ष थे, लोकसभा के पहले अध्यक्ष। याद रखिएगा, कोई पूछेगा लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे, लिख के रखिएगा बाबू, ठीक है ना। दूसरी चीज आगे जब देखेंगे कि ये सारे प्रस्ताव पेश हुए और फाइनली जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान को ग्रहण किया गया। सारे सदस्य आते हैं, संविधान को ग्रहण करते हैं, कहते हैं कि हाँ हमारा संविधान अब ये ऐसा होगा, ठीक है। और वहां पे संविधान के ऊपर जो है 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। कितने बच्चों, 299 सदस्य थे, लेकिन संविधान पे कितने सदस्यों का हस्ताक्षर है, तो 284 सदस्यों का हस्ताक्षर है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। अब जरा आगे देखिएगा, क्योंकि जब हमारा संविधान लागू होता है 26 नवंबर 1949 को, तो संविधान दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है आज भी। तो पूछा जाएगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है बच्चों। और किस उपलक्ष्य में, क्योंकि संविधान इसी दिन अपनाया गया था, इसी दिन संविधान सभा में संविधान को अपनाया था। और एक बात और याद रखेंगे, इस समय
395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना अभी नहीं अपनाया गया था, बल्कि संविधान के लागू होने के बाद प्रस्तावना को अपनाया गया। ठीक है बच्चों, अगली बात अगर देखेंगे तो हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। हाथी को एक मोहर होता है संविधान के ऊपर, एक मोहर जो लगा हुआ है बेटा, वो हाथी को हाथी के रूप में बेटा, ठीक है ना, और हाथी बना है उसमें, और हाथी को क्या किया गया, प्रतीक के रूप में अपनाया गया। दूसरी चीज देखेंगे अगर आप, कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पे जो नीचे लिखे बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक सलाहकार बनाया गया सर BN राव को, सर BN राव को जो है संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और उसके बाद अगर देखेंगे कि जो चित्रकारी करने का काम दिया गया बच्चों, संविधान के ऊपर जो पेंटिंग है, जो चित्रकारी है, सजाने का जो काम दिया गया, वो शांति निकेतन को दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर की जो संस्था थी शांति निकेतन, उसको दिया गया बच्चों। ठीक है, तो आज जो मैंने आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट दिया है बच्चों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख करके रख लीजिएगा, बहुत काम आने वाले हैं। और संविधान के ऊपर बहुत ही कम वीडियो के अंदर मैं पूरा संविधान खत्म करूंगा और चैलेंज दूंगा कि उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद।